स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान का अगला चैप्टर संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। लूसेंट के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो देखिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति करता क्या है, अपना एक प्रतिनिधि यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति कर देता है। ठीक है, प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में एक उपराज्यपाल यानी एलजी की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में करता है, वही प्रशासक वहां का होता है। तो किसके द्वारा प्रशासन होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, संसद का, मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, प्रधानमंत्री का। तो बताइए आपको कि राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति प्रशासन का प्रमुख होता है, लेकिन वो अपना एक प्रतिनिधि उपराज्यपाल यानी प्रशासक की, एक अलग प्रशासक की नियुक्ति करता है। तो केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, यानी विकल्प BC सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो भारत के राज्यों में अपनी एक चुनी हुई सरकार होती है, ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है। वहां सीधे भारत सरकार का शासन होता है। और भारत सरकार का राष्ट्रपति जो कि वास्तविक प्रमुख है, वो केंद्र शासित प्रदेश में अपने एक प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो किसके द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा। तो जहां पर विधायिका नहीं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 जगह है संघ शासित क्षेत्र, लेकिन यहां विधायिका है, तो यहां ये कानूनों का निर्माण स्वयं करेंगे, इनकी विधायिका करेगी। लेकिन जहां विधायिका नहीं है वहां संसद करेगा निर्माण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प, संसद। ठीक है, दिल्ली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली। तो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय, ठीक है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। अच्छा, ये कब हुआ था, 1991 में इसको राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली NCR का दर्जा मिला है दिल्ली को। ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को कब दिया गया, तो 1991 में। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। तो देखिए, दिल्ली में भी है, ठीक है, दिल्ली में भी है, पुदुचेरी में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है, प्रशासक, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य सचिव। तो देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं उनको उपराज्यपाल यानी LG कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, उपराज्यपाल। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है, आयुक्त, उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्य प्रशासक। तो क्या कहा जाएगा इनको,
उपराज्यपाल कहा जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यानी बी विकल्प उपराज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? विकल्प है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। तो देखिए लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक ही कहा जाता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये लक्षद्वीप जो है ये दक्षिण पश्चिम यानी अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, परंतु 10 द्वीपों पर ही मतलब जनजीवन है, बाकी द्वीपों पे नहीं है। और पर्यटकों के लिए केवल 6 द्वीप खुले हैं, वो भी देशी पर्यटकों के लिए। विदेशियों के लिए केवल 2 द्वीपों पर जाने की अनुमति है। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं। ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप के प्रशासक को क्या कहा जाता है? प्रशासक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली। तो उपराज्यपाल लद्दाख के। ठीक है, लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक, लद्दाख के प्रशासक को उपराज्यपाल यानी एलजी कहा जाता है। यह 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अलग अलग नाम है, इससे लक्षद्वीप में प्रशासक कहा जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। 12 नंबर है, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से सभी। यहां होना चाहिए उपराज्यपाल के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि दिल्ली में भी उपराज्यपाल होते हैं, पुदुचेरी में भी। अच्छा, इनमें से सभी विकल्प दिया है। ठीक है, तब सही हो जाएगा इनमें से सभी, यानी दिल्ली में भी उपराज्यपाल होते हैं, पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी उपराज्यपाल होते हैं, इसलिए विकल्प इनमें से सभी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये 61वें, 65वें, 69वें, 70वें। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में, ठीक है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद गठित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 69वें संविधान संशोधन 1991। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आ गया दबाव समूह राजनीतिक दलों के किस अर्थ में भिन्न होता है? देखिए दबाव समूह जो है ये वर्तमान राजनीति में व्यवस्थाओं के में एक विशेष स्थान इसका भी होता है। ठीक है, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये कोई संगठन, मतलब जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव यानी दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि दबाव समूह के राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? तो देखिए ये सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? ये दबाव बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दबाव समूह क्या होता है? ये सत्ता को प्रभावित करते हैं। बताइए आपको, सत्ता को प्रभावित करने के लिए, राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने के लिए उनकी पूर्ति के लिए जो दबाव डालता है, ऐसे समूह या ऐसे संगठन को दबाव समूह कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा था कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? तो वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। फिर है लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? सरकार बनाना, अपने हित पूर्तियों के लिए सरकार पर दबाव डालना, मध्यावधि चुनाव कराना, जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। तो मतलब यह हुआ कि जनता के हित के लिए सरकार पर दबाव डालना। जैसे कि तमाम संगठन बने हैं, आप देख रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब क्या है? दबाव समूह है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, किसी राजनीतिक दल के एक भाग जो चुनाव में मत हासिल करने हेतु दूसरे को प्रलोभन देते हैं, नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करने वाला समूह। तो देखिए, जब नीति से संबंधित निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीडी मैकीन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में, स्वतंत्रता के पूर्ण के रूप में, हितवक्ता के रूप में, अदृश्य सरकार के रूप में। तो देखिए, इसको डीडी मैकीन ने गुमनाम साम्राज्य बताया है। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, गुमनाम साम्राज्य के रूप में। ठीक है, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? लॉर्ड ब्रिस, जीडीएच कोल, एचएम फाइनर, डिसे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एचएम फाइनर। ठीक है, एचएम फाइनर जी ने इसको विधानमंडल को प्रभावक समूह के रूप में माना है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है? भारत में अनेक छोटे राजनीतिक दल दबाव समूह का कार्य करते हैं। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं, उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूह का भारत में न स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो देखिए, जो छोटे छोटे दल हैं, ये दबाव समूह का कार्य करते हैं। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं, इनका कोई निश्चित विचार नहीं, ये भी सही है। समूहों का भारत में न स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका निर्वहन करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, क्योंकि ये तीनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह है? भारतीय किसान संघ, मजदूर यूनियन संघ, विश्व हिंदू परिषद, इनमें से सभी। तो देखिए, ये जो तमाम छोटी छोटी दल बने हैं, जैसे यूनियन बना है, संगठन बना है, ये सब दबाव समूह का ही कार्य करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कृषि संबंधित कुछ नीतियां लाई गई थी, तो भारतीय किसान संघ ने उसका दिल्ली में पुरजोर विरोध किया था। तो ये क्या है? दबाव ही तो है। तो ये किसमें आएगा? दबाव समूह में। यानी कौन सा हो जाएगा? भारतीय किसान संघ भी, भारतीय मजदूर संघ भी और विश्व हिंदू परिषद भी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो देखिए, ये गैर राजनीतिक संगठन किसान यूनियन जो है, ये उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर भारत में, तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य में राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गुजरात, शेतकारी कह रहा है ना, तो शेतकारी कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एक संगठन है, कृषि संगठन, मतलब कृषक का संगठन है, किसानों का संगठन है। शेतकारी संगठन किसका संगठन है? किसानों का संगठन है। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सक्रिय है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? सांसद राजू सेठी ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शेतकारी संगठन कहां का संगठन है? महाराष्ट्र का एक किसानों का एक संगठन है। इसकी स्थापना सांसद राजू सेठी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? शिवसेना, भाजपा, भाकपा, माकपा। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, बजरंग दल, इनको आपको पता होगा, ये सब भाजपा के राजनीतिक दल के दबाव समूह है। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, भाजपा। इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पार्टी में राष्ट्रवादिता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को शामिल करना पड़ रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यवसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं मतलब कौन है? FICCI, उपयुक्त दोनों, ठीक है, FICCI, एसोचैम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, AMO हो गया, CITU हो गया, तमाम व्यापारिक संगठन बने हुए हैं, ठीक है, जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1925, 1929, 1934, 1936। तो देखिए इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और कहां किया गया था? यह लखनऊ में किया गया था। तो किसान सभा का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? 1969, 1971, 1975, 1985। तो देखिए युवा तर्क का जो प्रभाव है ये 1969 के बाद हुआ है, ठीक है। उस समय 1969 में दिल्ली में एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी यंग इंडिया के नाम से, ठीक है। तो तब से ये इसका मतलब उदय माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपको कुछ संघ दिया हुआ है और कुछ राज्य दिए हुए हैं। कौन किस राज्य से संबंधित है या कौन किस राज्य से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। तो नाडर जाति तमिलनाडु, ये तो सही है, ये तमिलनाडु का संघ है। रेड्डी जाति समुदाय आंध्र प्रदेश, हाँ ये भी सही है। और लिंगायत समुदाय कर्नाटक, तो लिंगायत समुदाय जो है ये कर्नाटक में सक्रिय है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ऐसे आपसे जाट समुदाय पूछा जा सकता है। जाट समुदाय, राजपूत समुदाय, ये कहां है? राजस्थान में, ठीक है। गुजरात में क्या है? महासभा है। और कर्नाटक में बिकलिंगा और लिंगायत, ये दो हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? ये दबाव समूह जो है किस राष्ट्र की देन है? लोकसभा के सदस्य नहीं, विश्व के दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहां की देन है? ये अमेरिका की देन है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ क्या है, बहुत छोटे छोटे दल हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में छोटे छोटे दल नहीं हैं, वहां सिर्फ 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो इसलिए वहां दबाव समूह की ज्यादा आवश्यकता थी। तो ये किस देश की देन है? अमेरिका की देन है, ठीक है। 28 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके सारे चैप्टर के MCQ देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।